सो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। ठीक है, बहुत ही कम लोग थे। ओके, अंग्रेजों के टाइम पे हम पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कि कितने कम लोगों को वोटिंग राइट्स था। ऑलराइट, आपके जो है पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर जो लास्ट में जितने भी सारे एक्ट्स थे इसमें वोटिंग राइट को धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया था। Hello aspirants, welcome to TLAIS. This is the third lecture in the NCERT lecture series of class 6 and I am teaching polity. तो अगर आपने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लो एक बार, ओके, तब ये चैप्टर थोड़ा और अच्छे से सेंस करेगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट गवर्नमेंट। ऑलराइट, गवर्नमेंट क्या होती है, ओके। सो थोड़ा सा देखते हैं इसको, देखेंगे कि कहाँ ये हमारा प्री या मेंस में इससे रिलेटेड हमें कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है। ऑलराइट, या फिर ये हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कैसे और बेटर कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल दे आर लिविंग टुगेदर। ऑलराइट, लेकिन किसी ना किसी को तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि रोड कहाँ बनाने हैं, ठीक है, स्कूल्स कहाँ पर ओपन करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कैसे बढ़ाना है। ऑलराइट, या फिर जो लोग पुअर हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है। ऑलराइट, सो पीपल लिविंग टुगेदर दे नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रूल्स बनाने के लिए, ताकि जो रूल्स हैं वो कॉमन हो, सभी की जो रूल्स हैं, ऑलराइट, सभी उसको फॉलो करें। ओके, दे नीड समवन हु कैन मेक डिसीजंस, एंड वो कौन है, वो है गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो गवर्नमेंट की एक बहुत सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कि इट इज़ इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स डिसीजंस, मेक्स एंड इन्फोर्स लॉज। सी, लॉज भी बनाती है और उसको इन्फोर्स भी करती है। वो कौन है, वो गवर्नमेंट है। ऑर्गेनाइजेस सोसाइटी एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द पीपल। So this is basically a very basic definition of the government. Okay, so this is basically your government. Now, what are the functions of the government? Make decisions, make laws, enforce laws, provide public services, maintain security. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि जो सिक्योरिटी का डिसीजन है वो ओनली एंड ओनली स्टेट का होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट। वेल, यूपीएससी में ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट। ओके, ये प्रीलिम्स का सवाल था, 2 या 3 साल पहले या 4 साल पहले पूछा था, मैंने भी जब प्रीलिम्स लिखा था वो। सो आई नो द मीनिंग ऑफ द स्टेट, आई नो द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मेक दैट आंसर करेक्ट। ओके, काफ़ी लोगों को गलत हो गया था। सो दैट्स व्हाई वी नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये सब आपका गवर्नमेंट होता है, ये आपकी मेंटेन करती है सिक्योरिटी को। अब बॉर्डर पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप जाके तो नहीं जाके लड़ेगा, बोलेगा मैं क्यों लड़ूंगा जाकर, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को ही आप आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ दे विल बेसिकली प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। ओके, GS3 का पार्ट है सिक्योरिटी। नाउ, सो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट इज समथिंग विच मेक्स डिसीजंस एंड देन दे इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स दोज डिसीजंस। ओके, तो गवर्नमेंट जस्ट डिसाइड नहीं करती है, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन भी करती है और इन्फोर्समेंट भी करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट गवर्नमेंट बोलती है कि एवरी पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, तो ये एक लॉ हो गया। ओके, सो जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं उनको फाइन या जेल हो सकती है। सो दैट्स वाई ए गवर्नमेंट डिसीजन बिकम इफेक्टिव व्हेन इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दैम। ऑलराइट, सो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? बहुत सिंपल है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। हम पढ़ेंगे इसको इसी बुक के अंदर, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट लेवल पे कैसे काम करती है। ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सी, हमें लगता है कि गवर्नमेंट का मतलब ओनली होता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे MPs, MLAs, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबलीज। ओके, वही गवर्नमेंट होती है। नहीं, गवर्नमेंट वो नहीं होती है। गवर्नमेंट बेसिकली इंक्लूड करती है आपके इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशंस एंड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे मेक द गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, भारत पेट्रोलियम, ओके, PSUs, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। ओके, ये एक उसके लिम्ब की तरह काम करते हैं। ओके,
So government operates through various institutions, not merely elected representatives. Remember this. All right. So now laws and government, इन दोनों में क्या relation है? Okay. So government makes laws. Okay. Why? Because people will follow law only when the government has made it. अब मैं कोई लॉ बना दूँ, ठीक है, मैं एक लॉ बना दूँ, कोई जो है च्युइंगम नहीं खाएगा, या फिर कोई तम्बाकू नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, ओके, सुट्टा नहीं फूकेगा। अब मेरा लॉ कौन उसको जो है फॉलो करेगा? बट इफ गवर्नमेंट डू दैट, एवरीवन विल फॉलो दैट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो लॉज बनाने पड़ते हैं, क्यों? टू गिव प्रैक्टिकल इफेक्ट टू द गवर्नमेंट डिसीजंस। ओके, नाउ अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, क्या सभी के सभी लॉ गवर्नमेंट के बहुत अच्छे होते हैं? क्या पता गवर्नमेंट को तो ये लगा हो कि वो जो लॉ है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी है इस कंट्री में कि वो जो लॉ है, ओके, वो एट मैक्स लोगों को बेनिफिट कर सकता है, सभी को नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं उस लॉ से या उस डिसीजन से कहीं ना कहीं उन लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो वो क्या करेंगे? वो उस गवर्नमेंट के डिसीजन से हैप्पी नहीं है। दे कैन चैलेंज दैट डिसीजन और लॉ इन द कोर्ट्स। ओके, सो ये भी आपका कहीं, ये सारा का सारा एक गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है, पार्ट है। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट हैज पावर बट पीपल ऑल्सो हैव लीगल मैकेनिज्म टू चैलेंज द वायलेशंस। दैट्स व्हाई देयर इज ए जुडिशरी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बहुत सिंपल सा है, डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की होती है, ठीक है। मोनार्की की बात करते हैं, किंग क्वीन, जैसे कि मुगल्स उस टाइम पे थे, या फिर आपका दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। ओके, यूके में अगर बात करेंगे तो आज भी वहाँ पर मोनार्की काम करती है। ऑलराइट, सो मोनार्की में क्या होता है? दे हैव एंटायर पावर, ऑलराइट, टू मेक डिसीजंस एंड देन दे रन द गवर्नमेंट। ऑलराइट, बट डेमोक्रेसी में क्या होता है? आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। नाउ आज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो हम बात ये करते हैं कि आजकल की जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। हाउ? अगर हमारे कंट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, कितना है? 1.4 बिलियन पीपल। ओके, सो इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अगर हर कोई अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने लगा गवर्नमेंट के थ्रू, तो मिलियंस बिलियंस ऑफ डिसीजंस विल बी देयर, और कोई भी जो है आपका डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमने कंस्टिट्यूएंसीज बनाई हुई है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। हर कंस्टिट्यूएंसी में एक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमपी एमएलए बोलते हैं, ठीक है। वो जाएगा, आपने उसको वोट दिया, वो जाएगा सीधा पार्लियामेंट में बैठेगा जाके, और वो आपके रूल्स एंड लॉज बनाएगा, ठीक है, वो आपकी बातों को उठाएगा। ओके, so democracy is basically ruled by the people, but in modern democracies people generally don't make every decisions directly. So they basically vote, and that vote basically elect the representatives who make the decisions on your behalf. Okay, that's why we say that today's democracies are representative democracies, they are not true democracies. Okay, so remember this. Now लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑल अडल्ट्स आर अलाउड टू वोट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। पहले क्या होता था कि जो आपकी वोटिंग थी, दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सम पीपल ओनली। ओके, फॉर एग्जांपल आपके मैन, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी है, या जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पीपल, उन्हीं को ही आपको वोटिंग राइट्स था, जो पहले का टाइम था। ओके, इसमें क्या हुआ? आपके बहुत सारे लोग जो थे वो एक्सक्लूडेड हो गए थे। कौन? वुमन, पुअर पीपल, राइट, अनएजुकेटेड, या फिर जो प्रॉपर्टी लेस है। ओके, तो क्या हुआ फिर? उससे आपका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ फॉर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू वोटिंग, एंड दैट लेड टू द UAF, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, दैट ऑल अडल्ट्स कैन वोट। नाउ जब भी हम बात करते हैं तो हम, जैसे इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है ना, वो है आपका वुमन का। सो वुमन सफरेज मूवमेंट। ओके, सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। सी, हम बात करते हैं USA, UK, ओके, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज, और राइट, वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पर भी आपका जो है वुमन को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था।
ओके, यूएसए में 1920 में मिला है, यूके में 1928 में मिला है। ओके, सो कितनी कमाल की बात है ना। जब हम लोगों को फ्रीडम मिल गई 1947 में, हमारी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, हमने फर्स्ट डे से ही सबको वोटिंग राइट दे दिया। लेकिन आपका यूएस में, यूके में 1928 एंड 1920s में जाकर वुमन को जो है आपका वोटिंग राइट मिला है। ओके, सो इट्स ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स। ये तो एक कॉन्ड्रम बन गया। ऑलराइट, वेल, ये जो आपका पार्टिसिपेशन था जो वुमन का था, ये ऑटोमेटिकली नहीं मिला था। इसके पीछे प्रॉपर आपका एक मूवमेंट है, वुमन की एक जो है ना सफ्रेज मूवमेंट रही है। हुआ क्या कि आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना छिड़ गया 1914 में। ओके, सो जितने भी आपके मैन थे दे वेंट फॉर फाइटिंग। नाउ जो वहाँ की वुमन थी, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर दी वर्क, जो कि सो कॉल्ड मेंस वर्क बोलते थे जिसको। ओके, वो ओनली आदमी करते थे उस काम को। सो जब औरतों ने उस जो मेंस डोमेन है उसको संभालना शुरू किया। ओके, सो दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग देमसेल्स, दे मैनेजिंग द वर्क, दे वर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्स ऑल्सो। सो लोगों ने देखा कि भाई जो एक स्टीरियोटाइप हमने बना रखा है औरतों के प्रति, ऑलराइट, वुमन के प्रति, वो स्टीरियोटाइप शायद हमारा गलत है। इससे वुमन को और बढ़ावा मिला एंड देन दे स्टार्टेड इंक्रीजिंगली, ऑलराइट, कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। ऑलराइट, और इससे उनकी जो डिमांड है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बढ़ने लगी। ओके, दैट्स हाउ देयर सफ्रेज मूवमेंट स्टार्टेड। इसको हम बहुत अच्छे से, इस एग्जाम्पल को हम कोट कर सकते हैं अपना एस्से में। ओके, वुमन के टॉपिक से जब आता है, वुमन का हमेशा एक कहीं ना कहीं टॉपिक होता है। ऑलराइट, एथिक्स में अगेन इसको हम कोट कर सकते हैं। GS1 में आपका जो है एक वुमेंस टॉपिक है, GS1 में सोसाइटी में, ठीक है ना, वुमेंस मूवमेंट समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये कहाँ पे हम इसको कोट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गांधी जी ने, एंड जो आपका वोटिंग राइट्स है ना, गांधी जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ बोला है और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, ये डेफिनेटली हम इसको कोट कर सकते हैं कहीं भी, ऐसे में, एथिक्स में, अगेन योर GS पेपर्स, जहाँ भी आपको सही लगे कि एप्ट है उसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। ठीक है, बहुत ही कम लोग थे। ओके, अंग्रेजों के टाइम पे हम पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कि कितने कम लोगों को वोटिंग राइट्स था। ऑलराइट, आपके जो है पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर जो लास्ट में जितने भी सारे एक्ट्स थे, इसमें वोटिंग राइट को धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया था। ओके, सो रिमेंबर के वो जो आपके स्मॉल माइनॉरिटी थे, दे वर बेसिकली डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ मेजोरिटी। ओके, सो कुछ लोग इंक्लूडिंग गांधी जी, दे वर शॉक्ड एंड देन दे वर शॉक्ड एट दिस अनफेयरनेस। ओके, सो गांधी जी ने यंग इंडिया में 1931 में बोला कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. ऑलराइट, मतलब यही है कि मैं इस आइडिया को बियर ही नहीं कर सकता हूँ अपने दिमाग में कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वेल्थ है, वो वोट करेगा। ओके, और जिसके पास में कैरेक्टर है, जो ऑनेस्टली काम कर रहा है दिन रात अपनी अर्निंग को, ऑलराइट, खून पसीने के साथ कमा रहा है, उसको वोटिंग राइट नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो योर इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऑलराइट, इज़ नॉट इक्वल टू योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप अगर अमीर हो, ठीक है, या आप गरीब हो, दोनों में इकोनॉमिक डिफरेंस आ गया, तो वो आपके पॉलिटिकल राइट्स को डिटरमाइन नहीं करेगा। पॉलिटिकल राइट्स सबके इक्वल होने चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, सो पुअर इलिटरेट शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ऑलराइट, so remember this thing. So wealth or literacy should not determine whether a person gets right to vote. Everyone should have the right to vote. So एक तरीके से हम देखें तो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। So इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर है, ऑलराइट, उसको हम जल्दी से इसी में ही ख़त्म करेंगे। ऑलराइट, सो
कहीं ना कहीं फिर हमारे 4 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। रिमेनिंग आई थिंक 4 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी मैं आपके 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा। ऑलराइट, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने अभी डेमोक्रेसी देखा, अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। सी, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है साउथ अफ्रीका का और इंडिया का। इंडिया का हम ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। ठीक है, सो what basically a democratic government is, all right, it's not merely about elections, okay, a democratic जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस ही नहीं होते हैं उसमें, केवल उसमें ये इंश्योर होना चाहिए कि पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड देयर इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये सभी चीज़ें होंगी तभी आप बोल सकते हो कि एक जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सी, अभी हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या क्या होता है कि आपने वोट दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके गए पार्लियामेंट में या आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जो है लॉज बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि क्या वो एक ट्रू डेमोक्रेसी है? क्या पता जो आपको जो लोग वोट दे रहे हैं, क्या पता वो वोट ओनली वही लोग दे पा रहे हैं जो उस रिप्रेजेंटेटिव के फेवरेबल है या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे ग्रुप या कम्युनिटी के लोग शायद वोट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होगी? वेल नो, दैट्स वाई अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव सम अदर फंक्शंस ऑल्सो। पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस होना चाहिए। ये सारी हम चीज़ें देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड सिस्टम था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज ए सेपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और ये कंप्लीटली लीगल था। ऑलराइट, बहुत लीगल था। जैसे इंडिया में लगाया था ना कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, समथिंग लाइक दैट। वो एक स्टेट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो साउथ अफ्रीका में भी आपका अपार्थाइड सिस्टम था। ठीक है, रेस के बेसिस पे था। नो, रेस जो का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं आपके, वाइट है, ब्लैक है, इंडियंस है, कलर्ड है, ऑलराइट, दे वर लीगली सेग्रीगेटेड, ऑलराइट, एंड दे कुड नॉट फ्रीली लिव टुगेदर या मिक्स विद ईच अदर या यूज कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं था उनके पास में। ठीक है, सो अनइक्वल फैसिलिटीज़ थी, नो वोटिंग राइट टू नॉन वाइट्स। ओके, इससे क्या हुआ, आपका अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, इससे इनइक्वालिटी धीरे धीरे बनने लगी। तो वहाँ पे काफ़ी स्टार्क सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। वाइट थे, बहुत रिच थे, सारे रिसोर्सेज थे। ठीक है, और आपके ये यहाँ पे आपके कलर्ड लोग हैं, ब्लैक्स हैं या इंडियंस हैं, दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, एंड देन दे आर वेरी पुअर। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। ओके, सो नॉन वाइट्स को हॉस्पिटल्स में नहीं जाने देते थे। ओके, उनको एम्बुलेंस यूज़ नहीं करने देते थे, ट्रेन्स नहीं यूज़ कर सकते थे, बस स्टॉप, वोटिंग राइट्स कुछ नहीं था उनके पास में। ठीक है, और उनको पुअर लैंड पे रहने के लिए रखा हुआ था। तो ये सब हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन ये जो एक तरीके से इस पॉलिसी को, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, उसको चैलेंज कब किया गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है साउथ अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट में। द नेम इज हेक्टर पीटरसन। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, आई विल हाईलाइट दिस ऑल्सो। ओके, इसको क्या करना है आपको कि इसको अब यूज़ करना है अपने मेंस में या फिर अपने ऐसे के अंदर। ठीक है, जनरली कोई नहीं लिखेगा, आप लोग लिखोगे क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ही बिकेम द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, क्या मतलब हुआ कि बेसिकली मिस्टर हेक्टर जो थे वो आपके सोवेटो, एक टाउन है वेस्टर्न टाउनशिप में, वहाँ पे रहते थे। ठीक है, सो क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि दे वांटेड कि आपको अफ्रीकान्स लैंग्वेज बोलनी है। ओके, बेसिकली आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज, लेकिन अफ्रीकान्स लैंग्वेज उनको बोलनी होगी जो कि आपकी वाइट लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक क्या बोलते हैं उसको कि जो डोमिनेंट कल्चर है उसको थोप रहे थे बाकी लोगों पे। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे, ऑलराइट, स्पेशली हेक्टर, मिस्टर हेक्टर, ऑलराइट, ही वांटेड टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज विच इज़ ज़ूलू। ऑलराइट, ये अपनी लैंग्वेज को जो है सीखना चाहते थे। अब साउथ अफ्रीका पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को, ऑलराइट, दे स्टार्टेड बीटिंग दैम अप mercilessly, and then they fired, and in that Mr. Hector killed.
ये 1976 16 जून की बात कर रहे हैं। सो इससे क्या हुआ कि दिस बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसको हम बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं किस तरीके से ये सोशल रिवोल्यूशन के चैप्टर में, या फिर हम इसको ऐसे में कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये वो पॉइंट है। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि एनसीईआरटी में इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि हम उनको कोट करेंगे, तो ये आप मेंस के अंदर इसको कोट कर सकते हो। ऑलराइट, मैं एक काम करूँगा, जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना, तो मैं सभी पीडीएफ्स में उस जगह पे मार्क कर दूंगा कि मेंस का पार्ट है या प्रीलिम्स का पार्ट है, ताकि ईजी होगा आप लोगों के लिए समझना। ओके, सो क्या हुआ कि यहाँ से तो आपका जो है चिंगारी भड़क गई, ठीक है, यहाँ से आपकी फाइट स्टार्ट हो गया। उसको कैरी फॉरवर्ड किसने किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। ओके, एंड मिस्टर नेल्सन मंडेला, ही वाज द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस। ऑलराइट, सो इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेसी। ऑलराइट, एंड दे डिक्लेयर्ड दैट ऑल रेसेस आर इक्वल। वाइट भी, उन्होंने वाइट को भी बोल दिया कि भाई इक्वल है। उन्होंने एक कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन के साथ हुआ था उसको एज ए बेसिस, दे डिडंट मेक दैट एज ए बेसिस टू फर्दर डिस्क्रिमिनेट द वाइट्स। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, हम सब इक्वल हैं, सब वाइट इक्वल हैं। ओके, सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी? ओके, क्या क्या है, हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे क्या क्या है। सबसे पहले रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सी, इलेक्शंस का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप रेगुलर इलेक्शंस कर रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है। हाउ? इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इससे क्या होगा कि आपने जिनको 5 साल के लिए चूज़ किया, अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो आप क्या करोगे? आप उनको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं दोगे। तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई मुझे तो काम करना ही करना है, ठीक है। और अगर काम नहीं करेंगे, दे विल बी आउट फ्रॉम दी सिस्टम, दे विल नॉट बी चूजन अगेन बाय द पीपल। सो इससे क्या होता है कि इट बेसिकली लीड टू लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट की पावर को ये लिमिट करता है। ओके, मोनार्की की तरह नहीं है कि अनलिमिटेड पावर विल्ड कर रहे हैं, नो। इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो रेगुलर इलेक्शन से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग। सो ये हमने देख लिया। नो, सेकंड इज योर पार्टिसिपेशन। नो, पार्टिसिपेशन इज जस्ट नॉट अबाउट वोटिंग से ही पार्टिसिपेशन नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन जो है इंक्लूड करता है वोटिंग के अलावा क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए। ओके, रैलीज होनी चाहिए, धरना, मीडिया। ओके, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, मैगजीन्स लिखते हैं, टेलीविजन पे डिबेट्स होती हैं, सोशल मूवमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये पार्टिसिपेशन का कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए। ओके, बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया, आपको नहीं पसंद आया, लोगों ने जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, अपोज किया, ओके, क्रिटिसिज्म किया। उसी का एक एग्जांपल है सोशल मूवमेंट्स। ऑलराइट, सोशल मूवमेंट्स आर very important. They keep they basically keep the democracy alive, especially जो लोग आपके एट द रिसीविंग एंड हैं, जिनके पास में बहुत कम रिसोर्सेज है, माइनॉरिटीज़, दलित्स, ट्राइबल्स, वुमेन्स, इन लोगों के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हिस्टोरिकली हमेशा डिसएडवांटेज रहे हैं। दैट्स वाई जो सोशल मूवमेंट है आपके, कहीं ना कहीं ये लोग उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, दलित्स मूवमेंट माइनॉरिटीज़ की मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है। ओके, सो एन अलर्ट एंड एक्टिव पॉपुलेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। सी, ये पूरा कंट्री है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इतने से लोग हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो भी करती है इनको बेनिफिट हो ही जाता है। ओके, ये बहुत सारे लोग हैं, ये ट्राइबल्स हैं, दलित है, वुमेन है, लेबर है, ओके, माइनॉरिटीज़ हैं। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, इनमें से कुछ को फ़ायदा होता है, लेकिन सबको फ़ायदा नहीं होता। ओके, इक्वली नहीं होता। ऑलराइट, तो वो क्या करेगा? वो बताएगा गवर्नमेंट को थ्रू सोशल मूवमेंट कि भाई हमारी जो बातें हैं वो तुम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तुम्हें हमारे लिए एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, या जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो उसमें हमारी बात को भी सुनो। ऑलराइट, दैट्स हाउ अ डेमोक्रेसी वर्क्स। ऑलराइट, उसमें सोशल मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुई है, दैट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइव डेमोक्रेसी। जेनजीज, ओके, मैक्सिमम लोग शायद जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं शायद आप ही हो। ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री नाउ। अब जो भी बाहर है आपके कंधों पे है। ओके, सो आपको ये सब करना है, डेमोक्रेसी को अलाइव करना है।
ऑलराइट. नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ओके. नाउ कॉन्फ्लिक्ट क्या एक डेमोक्रेसी में होंगे? डेफिनेटली होंगे. अगर डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होंगे. ओके. क्यों? क्योंकि जो आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इतनी सारी डाइवर्सिटी है. सो रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है. ओके. सो people basically definitely will feel that they are being discriminated against. Okay. So if conflicts are not handled, okay, इससे क्या होगा? वायलेंस हो सकता है, फियर या टेंशन हो सकती है. सो दैट्स बेसिकली एक फ्लो चार्ट जो मैंने अभी बताया है, वो फ्लो चार्ट बता दिया. एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस एक प्रोसेशन का. ठीक है, हो रही है एक रिलीजियस प्रोसेशन हो रही है. ऑलराइट. क्या हो रहा है कि एक जो है चल रहा है अपना, लेके चल रहे हैं वो कुछ भी. ओके, नाम तो नहीं लेंगे बट कोई भी प्रोसेशन हो रही है. दूसरी कम्युनिटी को जो है वो अच्छा नहीं लगा. ओके. तो उन्होंने क्या करा? बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया वहाँ पर. अब टेंशन हो गई. ओके. वायलेंस भी हो सकता है. अब ऐसे में क्या करेगी गवर्नमेंट या पुलिस? पुलिस बेसिकली नथिंग इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. तो ये मिलके क्या करेंगे? ये बेसिकली आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाएंगे उस कम्युनिटी के. ठीक है, उनको बुलाएंगे एंड देन दे विल सिट टुगेदर, दे विल हैव डायलॉग and then they will reach a solution. Okay. So a democratic government does not eliminate differences. It provides mechanism to manage them peacefully. Very important line I said. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एक रोल है वो ये नहीं है कि वो डिफरेंसेस को ख़त्म कर देगी. डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं करना है, डिफरेंसेस होने चाहिए. वो जो आपका रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा है वो इस साल नहीं, वो नेक्स्ट ईयर भी होगा. लेकिन हमको एक डायलॉग के थ्रू एक सॉल्यूशन पे आना है कि भाई नेक्स्ट ईयर से आप जो है ये मत करना. ऑलराइट. एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट का. ओके. बहुत ये क्या बोलते हैं फेमस डिस्प्यूट है. ओके. सो बेसिकली क्या है कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी. ओके. रिवर्स जो होती हैं वो किसी स्टेट की बाउंड्रीज को तो फॉलो नहीं करती, वो तो कहीं से भी जा सकती हैं. सो लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज तो बना रखी है स्टेट की. ओके. ऑलराइट. सो हमने आप जब पोस्ट इंडिपेंडेंस से पढ़ेंगे तो किस तरीके से हमारी जो कंट्री का जो मैप है वो इवॉल्व हुआ. ओके. इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ऑलराइट. आपका ये जो पार्ट है सारा ये तमिलनाडु. ओके. दैट यूज्ड टू बी बिफोर मद्रास. सो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं. सो क्या होता है कि आपका कर्नाटका में आपका कृष्ण राजा सागर डैम है, ये KRS. दिस इज योर कावेरी रिवर. इट फ्लोज थ्रू दी कर्नाटक एंड बेसिकली तमिलनाडु. ठीक है. यहाँ पर आपका मैत्तूर डैम है तमिलनाडु में. नाउ मैत्तूर डैम में पानी तभी आएगा जब यहाँ से आपका KRS डैम से छोड़ेंगे. ठीक है. सो जो डाउन स्ट्रीम स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, दैट इज एंड डिपेंडेंट अपॉन द कर्नाटका. लेकिन कर्नाटका ऐसा तो नहीं है कि उसको अपना मन मर्जी से उसको जो पानी रखने का शौक है, ज़्यादा पानी रख देंगे तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी. बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल दोनों स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तब तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इशू बनने वाला है. ओके. सो द डाउन स्ट्रीम डैम इन दी तमिलनाडु इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर बीइंग रिलीज फ्रॉम द कर्नाटका. ओके. सो बोथ स्टेट्स नीड वाटर. इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. नाउ ऐसे में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सी ये दोनों आपस में तो रिजॉल्व नहीं कर सकती, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो दैट्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन स्टेट्स. ऑलराइट. एंड ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लिखी हुई है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट आर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. दीज रूल्स आर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल. ओके. गवर्नमेंट को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगी. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली इट्स बेसिकली बेसिक रूल्स दैट एवरीवन हैज़ टू फॉलो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? आर्टिकल 262(1). ऑलराइट. क्लॉज 1 एंड देन क्लॉज 2 क्या बोलते हैं? इट empowers parliament to provide by law for adjudication of any dispute or complaint regarding the use, distribution, control of waters, all right, of any interstate river or river valley. Okay. 2 में क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट that allow parliament to exclude the jurisdiction of the supreme court or any other court in respect of any such dispute or complaint. Only parliament of India. Parliament of India का मतलब क्या है कि central government. Okay. That will make laws with respect to the interstate water dispute. तो इसके लिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? टाइम टू टाइम ट्राइब्यूनल्स बनाती है. ट्राइब्यूनल से काम किया है कि वो
जो है आपका जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ज्योग्राफी को स्टडी करेगी, पॉलिटिकल टेंशंस को स्टडी करेगी, एंड देन दे रिकमेंड कि पानी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप इसको कोट कर सकते हो कहीं ना कहीं। ऑलराइट, नाउ next important role of democratic government, that it has to ensure equality and justice. Now remember this thing कि equality and justice जो है ना, ओके, वो inseparable है एक दूसरे से। ओके, इसका मतलब क्या है कि if people are treated unequally, justice is compromised. ओके, so therefore democracy must promote equality and justice. अगर मैं किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहा हूँ तो वो वहाँ पर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो गया, जस्टिस थोड़ी हो रहा है उधर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अनटचेबिलिटी का। ओके, अर्लियर ये प्रैक्टिस करते थे सभी के सभी। ओके, जो आपके अनटचेबल्स हैं उनको कुओं से पानी नहीं दिया जाता था, स्कूल्स में उनको बाहर बैठने के लिए बोलते थे, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, आप जो है मंदिर में पूजा भी नहीं कर सकते थे। तो आपका अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एंड अदर्स, ऑलराइट, अदर्स का मतलब क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि भाई आपका जो जस्टिस है ना, दैट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जस्टिस तभी बनेगा अगर आपने लोग जो हैं सभी के सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। और वो कहाँ पे लिखा जाएगा, वो संविधान में लिखा जाएगा, बेसिक बुक ऑफ दिस कंट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस कंट्री। ओके, कभी कोई मुझसे ये बोले कि भाई मैं उस कानून को नहीं मानता, मैं उसको बोलूँगा तू इस देश का नागरिक है। क्यों? क्योंकि इस देश में संविधान बेसिक बुक है। ऑलराइट, अगर ये संविधान नहीं होगा तो एनार्की आ जाएगी। एनार्की का मतलब ये है कि फिर तुझे कोई लॉ नहीं बचा सकता मुझसे और मुझे कोई लॉ नहीं बचा सकता तुझसे। ओके, हम एक दूसरे को मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो संविधान ही बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बाय लॉज, ऑलराइट, वो डिसाइड करता है। तो संविधान के अनुसार जाना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर द वन हु इज़ बीइंग परपरेट और हु इज़ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, बट ऑल्सो फॉर द वन हु इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग अदर्स ऑल्सो। सो संविधान का इम्पोर्टेंस इसलिए है। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपका जस्टिस एंड इक्वालिटी, ऑलराइट, दे आर इनसेपरेबल, दोनों साथ आते हैं। ओके, सो अभी हमने जो है अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। ऑलराइट, आर्टिकल 17 आप ओपनली नहीं कर सकते हो, लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में या सोसाइटी में जब पढ़ते हैं तो अनटचेबिलिटी का जो फॉर्म है, ठीक है, वो अब चेंज हो चुका है। अब आपकी अनटचेबिलिटी अदर फॉर्म्स में आ चुकी है। ठीक है, अलग तरीके से अब जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। ऑलराइट, नाउ अब हम इक्वालिटी की जब बात कर रहे थे तो इक्वालिटी में हमने एक चीज़ देखी कि इक्वालिटी इज़ नॉट बेसिकली सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सबको बराबर ट्रीट करो, वो इक्वालिटी होती है ना। क्या उसको इक्वालिटी बोलेंगे? नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आपका जो बॉय चाइल्ड होता है ना, जनरली, ऑलराइट, बॉयज़ को गर्ल चाइल्ड के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, उनको हमेशा फेवर किया जाता है इन आ सोसाइटी विच इज़ पैट्रियार्कल, स्पेशली लाइक आवर्स। ओके, यहाँ पर बॉय चाइल्ड को ज़्यादा फेवर मिलता है, गर्ल चाइल्ड को नहीं मिलता, इसलिए गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है, खासकर आपका रूरल बैकग्राउंड में। ओके, उनको 7वीं 8वीं 10वीं तक पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, बोलते हैं क्या ही पढ़ेगी करके, आगे चल के शादी करके खाना ही तो बनाना है इसको। राइट, सो गर्ल चाइल्ड हमेशा से डिसएडवांटेज रही है। इस तरह के सेक्शन को जो हमेशा डिसएडवांटेज रहा है बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ऐसे में गवर्नमेंट का ये पर्पस होना चाहिए कि उसको स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं। और ये सब कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। ओके, कैसे? हम उनकी फीस को लोअर कर देंगे या वेव कर देंगे स्कूल फीस को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो बैरियर्स है वो रिड्यूस होंगे। ओके, देयर विल बी मोर गर्ल्स इन स्कूल एंड इट विल प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस। ओके, हमने देखा था ना केरला का एग्जाम्पल। ओके, केरला के एग्जाम्पल कि उन्होंने जो है एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा दिया, और उस एक्सेसिबिलिटी की बढ़ने से आपकी स्कूल में गर्ल चाइल्ड की अटेंडेंस बढ़ने लगी थी। ऑलराइट, तो हमने बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा सुपीरियर ट्रीट करो, नहीं, हमने उनको स्पेशल प्रोविजंस देने शुरू कर दिए। दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इन दिस कंट्री एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं उनको
हमने स्पेशल प्रोविजंस के तहत उनको जो है एजुकेशन में, जॉब्स में हमने रिजर्वेशन देना शुरू किया, ओके, सो दैट उनके जो बैरियर्स हैं, ऑलरेडी सोसाइटी ने उनके लिए बहुत सारे बैरियर्स बना रखे हैं, ओके, क्योंकि जिस जनरेशन से आते हैं उनके उस जनरेशन में ऑलमोस्ट किसी ने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की होती, उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है ना, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, उनके पास नेटवर्क्स नहीं है। एक नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पियर बोर्डू का एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कल्चरल कैपिटल, ओके, कल्चरल कैपिटल। सी, जो लोग एफ्लुएंट हैं, जो लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, उनके पास में कल्चरल कैपिटल होता है, ठीक है। इवन दो दे आर पुअर, उनके चाचा, फूफा, ताऊ, मामा कोई ना कोई अच्छी सर्विस में होगा, पढ़े लिखे होंगे, वो उसको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। और एक जस्ट सिंपली गाइडेंस भी ना किसी की ज़िंदगी को बदल देती है, ठीक है। लेकिन जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं, उनके ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं होता पढ़ा लिखा, लेट अलोन टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, तो उनके पास में कल्चरल कैपिटल होता ही नहीं है, ठीक है। जब कल्चरल कैपिटल नहीं है तो वो कहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। शहर में रहते नहीं हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर पेरी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी आपका अभाव है इंफॉर्मेशन का। ऑल दो अभी इंटरनेट रिवोल्यूशन की वजह से इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग एक्सेसिबल टू सच ग्रुप्स ऑल्सो, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जितना ऑलरेडी बाकी एडवांटेज ग्रुप को मिल चुका है, ओके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स की हिस्ट्री है हमारी कंट्री की इस डिस्क्रिमिनेशन की, ओके। तो जिन लोगों के साथ में 3000 साल से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंक्लूडिंग वुमन, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के जो 1990s से लेके अब तक आईटी रिवोल्यूशन आई है, कितने साल हो गए, 26 साल के आसपास, 26 साल में उस डिस्क्रिमिनेशन को या जो गैप फिल हो गया है वो जो फुलफिल हो जाएगा, राइट। सो वी शुड बेसिकली गिव इट अ थॉट। ये एक फूड है थॉट्स के लिए आपकी, ओके। सो मैं आपको ये सब इतनी बेसिक चीज़ें इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ सो दैट यू कैन बेसिकली इंटरकनेक्ट थिंग्स वेरी ईजली व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस पेपर्स, ओके। ऐसे में लिखोगे, आपकी थॉट्स को रिफाइनमेंट मिलेगी, ऑलराइट, योर आर्ग्यूमेंट्स विल बिकम मोर एनालिटिकल, ओके। ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ समरी है इस चैप्टर की इस प्रकार से कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आपका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, इक्वालिटी एंड जस्टिस को इंश्योर करना है, ओके। पार्टिसिपेशन कैसे होगा, आपका इलेक्शन क्रिटिज्म, रैलीज, ओके, सोशल मीडिया इससे होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग, लॉज, गवर्नमेंट या पुलिस के थ्रू होगा, इक्वालिटी एंड जस्टिस आपका इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज। अगर ये सब चीज़ें इंश्योर होती हैं देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन. So that's how we have finished the 4 chapters of this book. Remaining chapters I will be finishing in 2 or 3 lectures. That's all. और मैं जो है आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ शुरू से ही कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने वही चीज़ें पकड़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आप खुद से ही पढ़ोगे ना तो आपको जो है ओनली यही चीज़ें निकल कर आएंगी, और इनफैक्ट आप तो बहुत चीज़ें मिस भी कर दोगे, ठीक है, इंटरकनेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो दैट्स वाई ये जो लेक्चर सीरीज़ है मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ी, ओके। हम प्रिपरेशन को ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ओके। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.